नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इंदौर शहर में फैल रही डेंगू की बीमारी के बारे में। दरअसल इंदौर में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि डेंगू के खात्मे के लिए नगर निगम लगातार मुहिम भी चला रहा है। घर घर जाकर प्रशासन द्वारा सर्वे किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिले में अब तक 491 पुरुष और 191 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। में अब तक 491 पुरुष और 191 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और ऐसे ही हालात प्रदेश के कई और जिलों के भी हैं। ये डेंगू कितना खतरनाक हो सकता है, इसके कहर से कैसे बचा जाए, इसका क्या इलाज है, और आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश अपने इस खास प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हर महीने का आंकड़ा आखिर कितना इंदौर से निकलकर सामने आया है और अब ये संख्या बढ़ गई है। अभी भी डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है और ये कितना खतरनाक है, कैसे इससे बचाव किया जाए या फिर इसके लिए इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं, आज हमारे खास प्रोग्राम में चर्चा इसी पर होगी। तो इंदौर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अगस्त में 52 मरीज डेंगू के सामने आए थे। सितंबर आते आते 384 डेंगू के मरीज सामने आ गए और अक्टूबर में 357 नए डेंगू के मरीज मिल गए। तो संख्या हर महीने बढ़ी है, हर महीने संख्या बढ़ रही है। जून में सिर्फ 2 मरीज सामने आए थे, उसके बाद जुलाई में 9 डेंगू के मरीज सामने आए इंदौर में, और उसके बाद अगस्त में 52, 9 से आंकड़ा एक महीने में सीधा 52 तक पहुंच गया, और उसके बाद 384 अगस्त में 52 और सितंबर में 384 मामले 350 पार ये आंकड़ा कर गया। अक्टूबर में 357 नए डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये ताजा आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं और महीने दर महीने किस तरीके से संख्या डेंगू के मरीजों की बढ़ी है, ये आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक जोशी जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका विवेक जोशी जी इंडिया न्यूज में। नमस्कार डॉक्टर विवेक जोशी, इंदौर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि शुरुआत में जो आंकड़ा 2 था, 9 था, उसके बाद 52 पहुंचा, फिर 350 पार पहुंच गया। आखिर इसकी वजह क्या है और इससे बचाव के लिए कौन से और इंतजाम सर हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत चिंताजनक है कि डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अपने को बहुत ही बेसिक चीज तो समझना होगी कि मच्छरों की वजह से ये होता है। तो एक हम बेसिक चीज तो ये कर सकते हैं कि जितना हम तो वैसे स्वच्छ शहर में रहते हैं, बल्कि स्वच्छतम बोलना चाहिए। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर मेन रोड्स के अलावा कुछ जो स्लम्स एरिया कहना चाहिए, छोटी एरिया है जहाँ पे कि पानी का जमाव ज्यादा हो रहा है, उस तक किसी न किसी तरह और हमको उनकी साइकिल को ब्रेक करना होगा। अदरवाइज मच्छर जो पनपते हैं वो अपने अंडे लार्वा देखते हैं जो विजिबली अपने को दिखते नहीं है और धीरे धीरे वो पनप जाते हैं।
बच्चे खेलते खेलते किस जगह पे खेल रहे हैं, कहाँ है, उनको ध्यान नहीं रहता है, और धीरे धीरे वो भी यही काम करते हैं कि एक प्रकार से करियर का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वच्छतम शहर के अंदर भी कहीं कहीं अगर स्वच्छता की कमी महसूस हो रही है, वो एक अपने को विचार करना चाहिए। दूसरा, जो खुद भी हम अपने घर में रहते हैं, कई बार हमको लगता है कि गमले में थोड़ा पानी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कूलर में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी रह गया तो क्या हुआ। ये सारी चीजों को अपनी तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमको किसी भी हालत में इकट्ठा पानी नहीं होने देना है, क्योंकि अभी बरसात के कुछ टाइम का बाद ही निकले हैं, तो कई बार कुछ पॉट्स ऐसे भी हैं जो बरसात की वजह से भर गए थे और किसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा मेजर 2 चीजों पे। लेकिन डॉक्टर विवेक, इसका अंतराल सर कितना होना चाहिए? जो पानी को चेंज करने का समय होता है उसका अंतराल कितना होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग जो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा कभी होता है कि हमको इसकी जरूरत है या नहीं है, सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये है कि पानी का जमाव बहुत सारी ऐसी जगह पे भी है जहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमको इस समझ में आता है कि भाई बागवानी के लिए पानी की जरूरत होती है, उसके लिए आप पानी इकट्ठा करते हैं। अगर आप इसको ढक के रखते हैं कोई भी स्टोर्ड वाटर को, तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें मच्छर नहीं पनप सके या उनके अंडे नहीं दे सके। और अगर हम उसको जो जमाव, यदि कहीं पर भी किसी तरह का पानी है, उसको हम एटलीस्ट 5 दिन के अंतराल से चेंज करते रहें, तो हमको ये समझ में आएगा कि हम उसकी साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि एक बार पानी आप उसको ड्रेन में डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उनके जो अंडे लार्वा होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और पनपते नहीं। तो आपको किसी भी हालत में कोई भी पानी को स्टोर करने में 5 दिन के बाद अंतराल से चेंज करना ही चाहिए। जी, ठीक है डॉक्टर विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जितेंद्र जी, लगातार देखिए संख्या बढ़ रही है सर, अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। एक बार फिर से सिचुएशन बन रही है, जैसे शुरुआत में डेंगू का कहर जब हमने देखा था इंदौर में, क्या इस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी देखिए, आंकड़े जो है प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल्स की हम बात करें, करीब करीब हमारे यहाँ इंदौर में जो है एक तो बड़ी समस्या है कि हम लोग जो है हेल्थ हब के रूप में मध्य भारत के अंदर एक स्थापित सिटी है, एक स्थापित डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ लगभग 10,000 के आसपास जो है बिस्तरों की हमारे पास तमाम निजी और शासकीय अस्पतालों में व्यवस्था है। मौजूदा दौर में स्थिति का जो है अंदाजा आप इस आंकड़ों से लगाइए कि करीब करीब 70 to 80% हॉस्पिटल्स के जो बेड हैं वो अभी डेंगू के रोगियों से भरे पड़े हैं। और एक दुर्भाग्यजनक स्थिति आप इसको भी कह सकते हैं कि जहां शासकीय आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो शासकीय आंकड़ों पर 500, 600, 700, 800 रोगियों को भी जो है बहुत कमतर करके और जो है उस तरह का आकलन पेश करना जी। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आंख बंद कर ये कह देना या इस बात का जो है दावा करना कि स्थिति उतनी भयावह नहीं है शासन के स्तर पर, ये और ज्यादा जो है चिंता बढ़ाती है। डेटा मैनेजमेंट जो है ऐसी स्थितियों में जब भी कोई आपदा या कोई महामारी या कोई बीमारी जब विकराल रूप लेती है, तो उसके समाधान के लिए और तमाम उपायों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है उस बीमारी से जुड़ा हुआ डेटा। और यहाँ इंदौर में जिस प्रसंग में जिस विषय को लेकर आपने महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, फिर आखिर क्या वजह है कि इंदौर में डेंगू का प्रकोप इस तरह से बढ़ रहा है? इसके लिए पूरी तरह से जो है जो नियंत्रण में, बचाव में, राहत में जो दल नियोजित है, नगर निगम का दल अपनी तरफ से काम कर रहा है, स्वास्थ्य महकमे का दल जो है अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर वो क्या काम कर रहा है और जो परिस्थितियां जो बाहर आ रही हैं वो उस पर बड़े और गंभीर सवाल जो है खड़े कर रही हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छता का झंडोरा पीटकर हम लापरवाही करते हैं, हम चीजों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम तो स्वच्छता में नंबर 1 है, तो कौन देखने वाला है? जी बिल्कुल, सब मैं कह रहा हूं आपको, दोबारा जो है इसको विश्लेषणात्मक रूप से जो है आपको समझाना या अपने दर्शकों को जो है बताने का प्रयास करूंगा। किसी भी बीमारी, किसी महामारी से पार पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस बीमारी, उस महामारी की इंटेंसिटी को समझना, किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है इसका ज्यादा आक्रमण है या कह लीजिए आप ज्यादा इसका प्रकोप है, उस क्षेत्र को जो है चिन्हित करना, वहां वैकल्पिक तौर पर जो है प्लॉटिंग कर और फॉगिंग कर और जो है लोगों को जो है जागरूकता कैंपेन चलाकर अवेयर करना। लेकिन इन सब चीजों के लिए महत्वपूर्ण होता है डेटा। हमारे यहाँ ये आप समझिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी खुद की बड़ा जो है इनिशिएटिव था कि उन्होंने जो है IDSP जो रोग एकीकृत निगरानी कार्यक्रम है उसको कभी प्रारंभ किया था,
उनका विशुद्ध रूप से उद्देश्य यही था कि जो भी इस तरह की महामारी है, संक्रामक महामारी है या बीमारियां हैं या रोग हैं, उनका जो है डेटा जो है वो बहुत गंभीरता से और बहुत जो है चिंताजनक रूप से उसकी सतत निगरानी हो, डेटा का जो है संग्रहण हो और डेटा के आधार पर जो है रोकथाम का उपाय का निदान का जो है कार्यक्रम चलाया जाए। लेकिन बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, लेकिन हम अजाने क्यों इस भयावह स्थिति को जो है अभी भी भांपने में या कह लीजिए इससे निदान पाने के लिए हम अपने शत प्रतिशत सामर्थ्य के साथ जो है मैदान में नहीं है। ठीक है डॉक्टर जोशी, आपको क्या लगता है सर, ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये लापरवाही है या फिर डेंगू का जो कहर इतना बढ़ गया है कि अब उसको रोक पाना मुश्किल हो रहा है? ये फॉगिंग जो हम कर रहे हैं, ये क्या कारगर साबित हो पा रही है या सिर्फ दिखावा हो रहा है? देखिए, इसमें एक थोड़ा सा मैं एक जो साइंटिफिक तथ्य भी थोड़ा सा पेश करना चाहूंगा, जो कि अभी हाइपोथेसिस है, थोड़ी परिकल्पना बोल सकते हैं आप। पर मुझे एक चीज और दिमाग में आती है कि हम लोग कोविड से बाहर जरूर निकले हैं, पर जैसे हमारी पहले भी बातें हुई है कि पेंडेमिक से एक एंडेमिक हो गया है कोविड। हमको कुछ दिनों में ऐसे मरीज भी मिले हैं जिसमें डेंगू का एंटीजन पॉजिटिव नहीं है, पर डेंगू से जैसे सारे लक्षण आ रहे हैं। तो कहीं इस तरह का तो नहीं है कि ये जो थर्ड वेव हम लोग बोलते हैं, AY 4.2 की बात करते हैं, या इस तरह कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कोविड की थर्ड वेव का वेरिएशन भी इसमें साथ में काम कर रहा है। क्योंकि एक ही समय पे डिफरेंट टाइप के वायरल फीवर्स का आना, डिफरेंट टाइप के डेंगू पेशेंट का प्रकट होना, मतलब ये है कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो जो कि डेंगू में हैं, पर जब चेक करते हैं तो डेंगू नहीं मिल रहा है, ऐसे वायरल फीवर भी हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी अपने को चेक करना चाहिए, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ कुछ हो, कि ये कहीं ना कहीं एक कोविड से कोई रिलेशन निकल रहा है या नहीं, पहला। दूसरी चीज ये है कि हमारे को बहुत सारे पेशेंट जब हम कोविड देखते थे तो हम लोग को मेनली पेरिफेरी से क्या होता था, कई बार उनके रीजेंट ऐसे रहते थे या उनके टेस्ट में पैकेज में रहता था, तो टाइफाइड बहुत पॉजिटिव निकलते थे। जबकि हम लोगों ने ना टाइफाइड का उनका ट्रीटमेंट किया, खाली हम लोगों ने कोविड का ट्रीटमेंट किया और वो उससे अच्छे होकर चले गए थे। तो मेरा एक जो हाइपोथेसिस बनता है कि हम लोग को इस बारे में भी जो हमसे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इस बार का डेंगू जो है वो मच्छरों का तो एक प्रकोप है ही, इसके अलावा कुछ जो इम्यूनिटी हमारी इस दौरान कम हुई है, वो उस इम्यूनिटी में कुछ नया म्यूटेशन लेकर आया। मतलब इवन डेंगू वायरस भी म्यूटेशन कर सकता है ना, जो हमारा रूटीन डेंगू वायरस है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वही सेम साइकिल चल रही हो। तो इस पे काम करना चाहिए। और डेफिनेटली फॉगिंग वगैरह भी मेन रोड्स पे अपने को दिखती है, अपने को दूसरी जगह पे अंदर हर तरह की जगह पे हो रही है कि नहीं। और एक डेटा जैसे सर ने बोला कि वो भी निकालना चाहिए कि हर हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन से एरिया से ज्यादा आ रहे हैं, उससे भी जैसे हमको पता चलता था। जैसे हम लोग कोविड के टाइम पे भी बहुत एनालिसिस करते थे कि केस एरिया में ज्यादा होते थे तो वहां हमारी स्क्रूटनी, हमारी फ्रिक्वेंसी जाने की, तेज करने की बढ़ जाती थी। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से एरिया से ज्यादा आ रहे हैं और इंदौर के कौन से एरिया में है, इंदौर से बाहर है तो कौन से एरिया से आ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया को सेगमेंटल बेसिस पे फॉगिंग से लेके हर चीज जो भी पॉसिबल हो सकती है वो अपने को करना पड़ेगा। लेकिन विवेक जी, आप जो एरिया वाइज जिक्र कर रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? जिस एरिया में ज्यादा मच्छर आ रहे हैं वहां पर फिर इसके कारण क्या है? भाई कारण का सिंपल सही है इसमें कि भाई जहां पर भी एक पानी इकट्ठा हो रहा है या कहीं पे भी जो गंदगी हो रही है ज्यादा, उस जगह पे पनपा जहाँ है, क्योंकि जहां पर हमने क्लीन कर दिया है वहां तो हमने उसकी साइकिल को ब्रेक कर दिया, वहां पे उतने मस्कीटोज है नहीं, मच्छर है नहीं, और वो चीज ब्रेक कर दिया। पर जहां पर हमारा ब्रेक नहीं हुआ तो उनकी संख्या तो बढ़ती आ रही है। हम अभी बात कर रहे हैं इस समय भी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो केसेस सडनली बढ़ने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग। लेकिन डॉक्टर जोशी, आपने अभी बताया कि जहां पर गंदगी ज्यादा है, पानी का जमाव ज्यादा हो रहा है, वहां पर संभावना ज्यादा मच्छर पनपने की रहती है। शुरुआत में हमने ये भी सुना था कि साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है, तो क्या गंदगी से इसको जोड़कर देखा जाए या फिर साफ पानी से हम जोड़कर देखें? देखिए, फर्स्ट तो जो हम लोग का होता है वो साफ पानी का होता है, क्योंकि जिसमें सिर्फ ये है कि कलेक्शन आपका है। जनरली क्या होता है कि कूलर में है, बाहर है, कोई भी अच्छे से पॉट में रखा हुआ साफ पानी होता है। पर इसके साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि गंदगी में भी चीजें साथ में आती हैं और दूसरे मच्छर पनपते हैं। तो जो डेंगू का मैं बता रहा हूँ, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसका कि हमको सिम्टम्स मिल रहे हैं पर साथ में उसका प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो ये हमको बोलना उचित नहीं होगा कि अभी सिर्फ
कोविड का माहौल है, अभी सिर्फ डेंगू का माहौल है, क्योंकि दूसरी बीमारियां भी रहती हैं जिनको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम टेस्ट उस तरह से करने लगते हैं। आज की डेट में मुझे कई पेशेंट जो दूसरे जगह से आकर मिलते हैं उसमें उन्होंने डेंगू और टाइफाइड और सब कुछ कर लिया पर आरटीपीसीआर नहीं किए जैसे। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक मानसिक क्या बोलना चाहिए कि एक परिदृश्य बनता है। जैसे अभी हमारे दिमाग में से डेंगू है तो सारे डॉक्टर्स को भी मैं अपने हिसाब से एक एडवाइस करना चाहूंगा या रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में खाली कोविड खाली डेंगू ना रखें। अभी हमारे जैसे एक मित्र फिजिशियन है, उन्होंने रिसेंटली एक स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है उसको पकड़ा, एक पेशेंट में लाइम डिसीज को पकड़ा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं और वो उसके बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारी बीमारियां भी साथ में चल रही हैं। तो हमको ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है जितेंद्र जी, अक्सर ऐसा क्यों होता है सर, जब बीमारी हावी हो जाती है उसके बाद हम सतर्क होते हैं, उसके बाद देखिए फॉगिंग हो रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, घर घर सर्वे किए जा रहे हैं, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं, लार्वा पकड़ा जा रहा है। ये चीजें अगर पहले से हम करें तो मच्छर पनपे ही ना, मच्छर नहीं पनपेगा तो बच्चों में डेंगू नहीं होगा, मरीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी। पहले से हम जागरूक क्यों नहीं होते हैं सर? मैं वही आपको कहना चाह रहा था, पहले से जागरूक होने के लिए हमको अपने स्तर पर गंभीर होने की आवश्यकता रहेगी। हमारे लिए जो है जागरूक होने का या पहले से सजग होने का मतलब केवल ये रह गया है कि हम आंकड़ों को मैनेज कर चीजों को कमतर जो है विकराल रूप में दर्शाकर और जो है ये स्थापित करने की कोशिश करें या ये स्थापित जो है प्रचारित करें इस बात को कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। और जैसे अभी द्विवेदी जी बता रहे हैं और मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ, जीनोम सीक्वेंसिंग की इन्होंने बात की कि जीनोम सीक्वेंसिंग करके जो है जो एक संभावना है, सांकेतिक संभावना है इस बात की कि जो है कहीं ना कहीं कोविड से के जो है बदलते हुए स्वरूप से प्रेरित कोई डेंगू की नई अवस्था या नया कोई तत्व तो नहीं है इस डेंगू के इस तरह से विकराल रूप रहने के लिए। इसके लिए भी आपको जो है वैज्ञानिक तरीके से ये जरूरी है कि आप इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें, लेकिन इंदौर जैसे क्षेत्र में आप इस बात को समझिएगा कि हम कितने लापरवाह तौर पर इंदौर जैसी जगह पे जो है जो कि पूरे देश में एक ऐसे जिले के रूप में कुख्यात कहेंगे, इसको विख्यात तो नहीं कहेंगे, प्रसिद्ध हुआ, जो कि कोरोना के सर्वाधिक प्रभावशील और प्रकोप वाले क्षेत्रों में शुमार है। उसके बावजूद हमारे यहाँ से जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात अभी सर कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केवल महीने में 2 बार सैंपल जा रहे हैं और दोनों बार सैंपल जाने पे भी एक उन्होंने अपना एक अनुपात, एक पैमाना बना रखा है कि हम केवल टोटल सैंपल में जो पॉजिटिव सैंपल है उसमें हम 5% सैंपल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दिन जो है एक संख्या में ही जो है पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग हो ही नहीं पा रही है। और अभी आप देखिए जिस Y4 की सर बात कर रहे थे, ये Y4 भी जो है हम तक जब ये बात पहुंची कि Y4 इंदौर में म्यूटेशन जो है ट्रैप हुआ है, तो वो उसको हम तक बात पहुंचने में करीब 16 दिन बीत चुके थे, इतना विलंब है। तो हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल समय पे नहीं जाग रहे हैं और प्रशासनिक तौर पर जिन लोगों को बहुत सजग जागरूक रहने की जरूरत है उनका केवल डेटा मैनेजमेंट करने को लेकर ही जो है जोर रहता है। ठीक है डॉक्टर जोशी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, डेंगू से पीड़ित मरीज की सिचुएशन क्रिटिकल कब होती है, प्लेटलेट एकदम से कब डाउन होती हैं, क्या ये शुरुआत में लापरवाही इसका कारण है या फिर कौन से ऐसे लक्षण हमें दिखें कि शुरुआत में हम इसका बेहतर इलाज ले लें? देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो भी जिसको भी बुखार आ रहा है और एक हाई ग्रेड फीवर है, रूटीन से अलग हटके आ रहा है, 100 फीवर टच कर रहा है, तो एक छोटा सा टेस्ट होता है सीबीसी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक को जम करना चाहिए, डेंगू के प्रोफाइल करने में थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है, पर मेरे ख्याल से सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जो 50 रुपए से लेके 200-250 रुपए में हर जगह पे हो जाता है, छोटी सी छोटी जगह, बड़ी सी बड़ी जगह में। अब इसमें यदि हम लोगों को प्लेटलेट 1.5 लाख से कम आ रहे हैं पहले दिन, तो हमको ये अलार्मिंग होता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्लेटलेट रूटीन से कम आ रहे हैं। अब यदि बुखार कंटिन्यू रहता है तो मैं तो कहता हूँ दूसरे दिन भी कर लें। दूसरे दिन में अगर ट्रेन में एक जितना आपका प्लेटलेट आया है उससे बढ़ते क्रम में है तो हमको चिंता की बात उतनी नहीं है, पर जैसे ही हमको समझ में आता है कि ये प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, 1.5 लाख के जैसे आपको 1.30 हो रहा है, 1.35 होता है, ये थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। और अगर 1 लाख से कम होने लगता है तो आपको एक हॉस्पिटलाइजेशन या जो भी उससे रिलेटेड जरूरत है वो होना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा फीवर रहेगा तो आपको, मतलब मैं तो कहता हूं कि 1 दिन 2 दिन का फीवर है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें, भले ही अपने नियरेस्ट जो फैमिली डॉक्टर है उनसे सलाह लें। और इसमें मेन रोल होता है हाइड्रेशन का। आपको जिस समय इस सीजन में कभी भी बुखार आ रहा है,
तो अभी से लेके फरवरी तक में, क्योंकि हम लोग ये ठंड का मौसम रहता है, हम लोग हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हाइड्रेशन मेंटेन मतलब दिन में 2-3 लीटर पानी पीना है, जिसमें जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है वो प्रेफरेबली ORS लें, जिसमें नमक की मात्रा भी रहती है। तो एयर लेना पड़ेगा। अलार्मिंग कब होता है कि आपके शरीर में कभी भी ऐसा लालपन लगे कि फेस पे बहुत लाल हो गया है, या जहां पर हाथ, हथेली और पीठ वगैरह पे, पैरों में चकत्ते जैसे बनने लगे, तो वो उसका मतलब होता है कि आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका थक्के बन नहीं पाते हैं। तो शरीर की चमड़ी के जो पतली पतली जो नलियां रहती हैं वो ब्रेक होने लगती हैं और आपके शरीर में चकत्ते जैसे दिखने लगेंगे। और चकत्ते के बजाय ये बोलना चाहिए कि पूरे शरीर पे लालपन आ जाएगा। मेनली आपको फेस पे भी दिखेगा, हाथों पे भी दिखेगा। अब ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपकी खांसी बढ़ रही है, और खांसी बढ़ते बढ़ते अब तो मेरे ख्याल से कोविड की वजह से हर एक के घर में ऑक्सीजन सेचुरेशन की मशीन भी होती है, तो आपका ऑक्सीजन का लेवल देख लें। और ऑक्सीजन का लेवल अगर किसी भी हालत में 95 से कम आता है, जो डेंगू में आ रहा है अगर, तो ये अलार्मिंग है। हमको जाकर जो है हॉस्पिटलाइजेशन होना या एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो उनको आगे समझा सके। डॉक्टर जोशी, एक चीज आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं, क्या मौसम से इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, अभी तो जैसे इस तरह का मौसम का कनेक्शन है, ये तो हमेशा से रहता है। पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन शायद आप मुझसे 1.5 साल 2 साल पहले पूछते तो मैं 100% बोलता कि ये मौसम से रिलेटेड है, इस मौसम में डेंगू होता है नॉट। पर जो से हम लोग जुड़े हुए हैं पिछले 1-2 साल से, हमने देखा हुआ है डेंगू के वेरिएशन। पहले डेंगू जो आया तो वो मार्च में हमने सोचा कि चलो गर्मी आते आते वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में सोचा चलो गर्मी में चल गया तो बरसात में खत्म हो जाएगा, अरे कुछ नहीं तो ठंड में तो खत्म हो ही जाएगा। पर कोई वेरिएशन किसी भी उसमें ऐसा नहीं हुआ, हमको हर मौसम में मिले हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अब हमको कुछ सालों के लिए, एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए ये थोड़ा सा मिथ हटाना पड़ेगा कि मौसम की वजह से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हमको ये मान के चलना पड़ेगा हर मौसम में हर बीमारी हो सकती है। ठीक है जितेंद्र यादव जी, एक फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा इस पर। सर, सजगता बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो शासन स्तर पर हो, प्रशासन स्तर पर हो, आम जनता के स्तर पर हो। बिल्कुल। जैसा डेंगू, एक बात और ये भी है इसमें, मैं अपने अंतिम कमेंट में इसको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम कोविड से भी बाहर निकले हैं और आप हमारे यहाँ इंदौर में तो करीब हम 28 लाख टेस्ट भी कर चुके हैं। मतलब हर एक दूसरा आदमी जो है, या कह लीजिए हर 1.5 आदमी जो है, वो कोविड के रडार से गुजर चुका है। बहुत हद तक ये इस बात की संभावना है कि कोविड से जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो कमजोर हुआ है, बिल्कुल, उसके बाद डेंगू जैसे किसी संक्रमण की चपेट में आना थोड़ा सा हानिकारक है। अभी बहुत संभल कर, बहुत सुरक्षित रहकर और बहुत जो है अपने लोगों को संभाल कर जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर विवेक जोशी जी, आप लोग जुड़े और आपने अपनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो अपना ध्यान रखिए, और जरा से भी सिम्टम अगर आपको आते हैं, जैसा कि डॉक्टर जोशी ने बताया, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जरा सी भी लापरवाही इसमें ना करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।